सोचिए जरा, हम रोज न्यूज में सुनते हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, मुंबई में पानी गंदा है, किसी शहर में कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे खतरनाक प्रदूषण कचरे में नहीं, केमिकल में नहीं, हवा में नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में जमा होता है। हवा का प्रदूषण खांसी करवाता है, गला जलाता है, सांस लेने में परेशान करता है, लेकिन दिमाग का प्रदूषण पूरे समाज का दम घोट देता है। और जब यही दिमागी प्रदूषण किसी बड़ी कुर्सी, बड़े पद और चौड़ी वर्दी की आड़ ले लेता है तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, पूरा सिस्टम बदबू मारने लगता है। आज की कहानी भी उसी बदबू की है, एक ऐसे अफसर की कहानी जो पद से आईएएस है लेकिन हरकतों से समाज के लिए चेतावनी बन चुका है। नाम है संतोष वर्मा और यह कोई एक बयान का मामला नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता, एक पूरी जीवन शैली और एक पूरे सिस्टम की चुप्पी की कहानी है। अब जरा उस बयान पर ध्यान दीजिए जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मंच पर माइक, सामने भीड़, कैमरे चालू और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा गया कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं देगा या उससे संबंध नहीं बनवाएगा तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। एक पल के लिए आप इस वाक्य को दिमाग में घुमाइए, बेटी दान में, जैसे बेटी कोई अनाज की बोरी हो, जैसे बेटी कोई सिक्का हो जिसे तराजू में डालकर बराबरी कर ली जाए। ये कोई भावुक फिसलन नहीं थी, ये कोई बहकावे में निकली जुबान नहीं थी, ये पूरी तरह से होश में बोला गया वाक्य था और यही इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। यह वक्तव्य नहीं, यह उस मानसिक गंदगी का खुला प्रमाण है जो औरत को इंसान नहीं वस्तु समझती है, जो बेटी को जीवन नहीं सौदे की शर्त मानती है। यह एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है, ये जाति बनाम जाति का मामला नहीं है। इससे पहले कि कोई ब्राह्मण, दलित, ठाकुर या किसी भी जाति का झंडा उठाकर कूद पड़े, ये उस सोच का मामला है जो जाति के नाम पर अपनी हवस को न्याय का जामा पहनाती है। ये वो सोच है जो कुर्सी को हथियार, कानून को खिलौना और महिलाओं को आसान शिकार मानती है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस व्यक्ति को सामाजिक न्याय के नाम पर यह कुर्सी मिली, उसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में महिलाओं के शोषण के आरोपों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आपके दिए हुए ही तथ्यों से साफ है कि यह व्यक्ति शादी का झांसा देकर अलग अलग जगहों पर महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ करता रहा। रीवा में नौकरानी को फंसाया गया, संबंध बनाए गए, गुपचुप शादी हुई और फिर पत्नी मांगने से इनकार कर दिया गया। इंदौर में लिव इन में रहकर वर्षों तक शोषण किया गया और बाद में सामने आया कि जनाब पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। हरदा में एक युवती पर लाखों रुपए लुटाए गए, प्यार का नाटक चला, गिफ्टों की बारिश हुई, लेकिन जब अपनाने का समय आया तो साहब पलट गए। एक LIC एजेंट के साथ भी यही पैटर्न, शादी का नाम, शोषण और फिर छोड़ देना। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इनके खुद के घर में काम करने वाली नौकरानी तक सुरक्षित नहीं रही। हर जगह कहानी वही, सिर्फ शहर बदलते जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं। अब आप खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये एक सब संयोग लगता है या एक आदत की, एक सोच की, एक प्रवृत्ति की कहानी है? और इस पूरी कहानी के बीच सबसे डरावनी वाली बात यह नहीं है कि आरोप लगे, बल्कि यह है कि इतने आरोपों के बाद भी ये व्यक्ति कुर्सी पर बना रहा। सिस्टम ने न सिर्फ आंखें मूंदी बल्कि हर बार जैसे पर्दा भी डाल दिया। इसी व्यक्ति पर प्रमोशन के लिए जज के फर्जी हस्ताक्षर करवाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। जज ने स्वयं कहा कि वे उस समय छुट्टी पर थे और उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, यानी दस्तावेज खुद गढ़े गए। सोचिए, जो व्यक्ति न्यायपालिका के दस्तावेजों से इस तरह खेल सकता है वो आम नागरिक के अधिकारों को कितनी गंभीरता से लेता होगा। गिरफ्तारी हुई, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर वही कुर्सी, वही ताकत और वही रुतबा। अब फिर उसी मुख्य बिंदु पर लौटिए कि यह सब कुछ किस नाम पर चलता रहा? सामाजिक न्याय और अंबेडकर के नाम पर। भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं मांगा था कि कोई उसे अपनी निजी हवस का औजार बना ले। उन्होंने आरक्षण मांगा था समानता के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए और आत्मसम्मान के लिए। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया और आज उसी नाम की आड़ में बेटी को दान में मांगना, औरत को सौदे की भाषा में तोलना, यह अंबेडकरवाद नहीं है। ये अंबेडकर की सोच का अपमान है, ये ठरकवाद है, ये कुंठित मानसिकता है जिसे सामाजिक न्याय का मुखौटा पहनाकर पेश किया जा रहा है। अब यहाँ एक बहुत अहम जगह आती है जहां मैं आपसे सीधा सा एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी ये सब जानना और समझना जरूरी लग रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पर कुछ सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका ही मंच है जहां इन सवालों पर खुलकर बात होती है। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली बार जब कोई ऐसा ही बड़ा मामला आए
तो आपको किसी और से नहीं, सीधे यहीं से पता चले। अब फिर लौटते हैं उस कहानी पर जिसे सिस्टम अब तक दबाता रहा है। इतने सारे आरोपों, स्कैंडल और फर्जीवाड़े के बाद भी ना आईएएस एसोसिएशन कुछ बोल रही है, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है। हालांकि अभी एक नोटिस दे दिया गया खानापूर्ति के लिए, लेकिन कार्रवाई होगी पुराने रिकॉर्ड देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। और इसकी एक वजह यह मानी जा रही है कि फाइलें इतनी गंदी हो चुकी है कि कोई उन्हें खोलना ही नहीं चाहता। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि व्यक्ति दलित अधिकारी है और सिस्टम को डर लगता है कि कार्रवाई करने से कहीं जातिगत आक्रोश न भड़क जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसी समुदाय का सम्मान इस बात पर टिका होना चाहिए कि हम एक गलत व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बचाते रहे क्योंकि वह हमारा है। हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम सही और गलत का फैसला अक्सर कर्म से नहीं, जाति से करते हैं। बहुत से लोग ये सब जानते हुए भी समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें सच से ज्यादा अपनी पहचान प्यारी होती है। यही असली मानसिक प्रदूषण है, यही वह जहर है जो समाज की नसों में धीरे धीरे फैलता है। अगर यही सब किसी सामान्य अफसर के साथ होता तो अब तक निलंबन, बर्खास्तगी और कानून कार्रवाई बहुत पहले हो चुकी होती। लेकिन यहाँ हर बार चुप्पी, हर बार ढाल, हर बार बचाव। अब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल को यही व्यक्ति आपके जिले का कलेक्टर बन जाए तो क्या आप अपनी बहन या बेटी को उसके दफ्तर अकेले भेजते समय पूरी तरह निश्चिंत रहेंगे? अगर आपके मन में जरा सा भी डर पैदा होता है तो वही डर इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा आरोप है। जो व्यक्ति जज के फर्जी हस्ताक्षर करवा सकता है, जो व्यक्ति बार बार महिलाओं के शोषण के आरोपों से घिरा रहा हो, वह आपके न्याय, आपकी सुरक्षा और आपकी बहन बेटी की इज्जत का भरोसेमंद संरक्षक कैसे हो सकता है? संतोष वर्मा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो सोच का प्रतीक है जो सिस्टम की चुप्पी से जिंदा रहती है। जिन महिलाओं का शोषण हुआ, जिन पर दबाव डाला गया, जिन मामलों को समझौते और रसूख में दबाया गया, वे सब इस बात का सबूत है। जब कुर्सी पर बैठा इंसान खुद सड़ जाए तो उस कुर्सी से पूरे समाज में बदबू फैलती है। आरक्षण सामाजिक बराबरी का औजार था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपनी कुंठा और हवस का हथियार बना लिया है और सिस्टम की खामोशी इस हथियार को और तेज कर रही है। अब बात आपसे, सीधे आपसे, अगर आपको भी लगता है कि बेटी कोई सौदे की चीज नहीं है, अगर आपको भी लगता है कि अंबेडकर का नाम ठरक और फर्जीवाड़े के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि कुर्सी पर इंसान होना चाहिए, खतरा नहीं, तो चुप रहना भी अब एक तरह की सहमति बन जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर मुद्दे को सिर्फ जाति के चश्मे से देखते हैं। कमेंट में खुलकर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यह बहस समाज के लिए जरूरी है। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर बार सिस्टम बोले या ना बोले ये मंच सवाल जरूर पूछेगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार किसी और दिमागी प्रदूषण की कहानी सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सके, समझ सके और सवाल उठा सके। अंत में बस इतना ही, हवा का प्रदूषण कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन दिमाग का प्रदूषण अगर कुर्सियों तक पहुंच जाए तो पीढ़ियों को बीमार कर देता है। सवाल यह नहीं है कि संतोष वर्मा पर कार्रवाई कब होगी, सवाल यह है कि हम कब ये तय करेंगे कि हमें जात के साथ खड़ा होना है या इंसानियत के साथ। जिस दिन ये फैसला हो गया शायद उसी दिन सिस्टम भी सच में जागेगा, नहीं तो कुर्सियां बचती रहेंगी और समाज धीरे धीरे अंदर से सड़ता रहेगा। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।